नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी अहम चीज़ें। एक तरफ भारत में जो है वो प्लेन क्रैश का जो मामला है वो दिख रहा है, वो चल रहा है। दूसरी तरफ इज़राइल और उस इज़राइल ने जो है वो युद्ध शुरू कर दिया है। हालाँकि खबर बड़ी कि अब इज़राइल भी बड़ी मुश्किल में फँसता हुआ दिखाई दे रहा है। इज़राइल के ऊपर भी ज़बरदस्त रूप से पलटवार हुआ है। सर, इस बीच में भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कहा यह गया है कि भई वो लोग जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन मेरा सवाल सर अलग चीज़ है। मैं समझना ही चाहता हूँ कि अभी बीते दिनों इज़राइल में जिस तरीके से भारत ने लोगों को, अपने लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए भेजा, एक तरीके से लेबर फोर्स वहाँ पर भेजा, और अब ये जब हालात बिगड़े हैं, युद्ध शुरू होने जैसी स्थिति हो गई है, तो ऐसे में वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। क्या मेरा सवाल ये सर कि भारत में, भारत के लोगों को इज़राइल में भेज करके फँसाने के बाद प्रधानमंत्री चुप हैं? केवल एडवाइजरी जारी कर देने से जान बच जाएगी? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से एक आपदा में अवसर की एक पुरानी परंपरा डाली है मोदी जी ने और उनकी सरकार ने, उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, वो आपने देखा होगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। और उसके बाद इजराइल ने क्या किया था कि जितने भी फिलिस्तीनी वहां पे श्रमिक थे, उन सबको बैन कर दिया था वहां काम करने से। उसके बाद भारत के साथ ना उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट किया, म्यूचुअल एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कि भारत से उनके यहाँ श्रमिक भेजे जाएंगे और उनको जो है वहां पे काम मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसमें एक महीने की जो सैलरी है वो करीब 1,32,000 रुपए है और 16,000 रुपए के आसपास बोनस भी है। नवंबर 2023 में जब ये द्विपक्षीय समझौता हुआ, उससे लेकर के अब तक ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन करीब करीब 20,000 लोग वहां पर गए हैं। और उनमें से 7-7,500 के आसपास लोग हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, तेलंगाना सरकार, इन्होंने भेजे हैं ऑफिशियली, बाकायदा एक जिसको कहते हैं ना रिक्रूटमेंट ड्राइव करके। और हालत ये हुई कि भारत सरकार का जो मंत्रालय है, जो कौशल मंत्रालय, उसने भी कुछ स्टेट्स के अंदर इसमें भर्ती की। अब सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब उनका क्या है। ना तो उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना उनका कोई वार इंश्योरेंस है। और जिस तरीके की परिस्थितियां तब भी थी और आज भी, आज परिस्थितियां और भी ज्यादा भयावह है। ये लोग कौन है बेसिकली? इनमें ज्यादातर कंस्ट्रक्शन लेबर्स है, जो स्किल्ड लेबर्स है, नंबर एक। नंबर दो, केयर गिवर्स, जो बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए जाते हैं यहाँ से। और तीसरे नंबर पर नर्सेज। इसके अलावा राम प्रकाश जी, करीब वहां पर काफी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स रूटीन में काम करते हैं। और 1,000 के आसपास हमारे छात्र भी हैं वहां पर, जो अलग अलग डॉक्टरेट में, सॉफ्टवेयर में अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। आपको ध्यान होगा जब यूक्रेन के अंदर जब ये सब हुआ था, हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में थे। तो भक्तों ने एक चलाया था, पापा ने वार रुकवा दी, फोन किया एक अपने क्या नाम है पुतिन को, और एक फोन किया जेलेंस्की को, और उसके बाद युद्ध रुक गया और हमारे उनको निकाल लाए छात्रों को। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी समय आपको ध्यान होगा, राजनाथ जी ने कितनी बार कहा कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, विदेश मंत्रालय ने उसका खंडन किया। अब ईरान के साथ उनका जिस तरीके का मामला शुरू हो गया है, और जिस तरीके से ईरान ने आज रात को रिटेलिएट किया बहुत जबरदस्त तरीके से, इजराइल पूरे तरीके से हिला हुआ है कि पूरी पश्चिमी सेनाएं एक तरीके से चिंता में है कि ये क्या हो गया। ईरान से इस तरीके का रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी। ऊपर से रशिया उनके साथ बिल्कुल ओपन में खड़ा होने की स्थिति में है। यही स्थिति चाइना की भी। तो सवाल ये है कि उन श्रमिकों को जो आपने भेजा, क्या उनकी कोई जान की कीमत नहीं है क्या? और वहां इतने दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है, उसके बावजूद भी क्या आप एक एडवाइजरी करके ही भारत सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी? वो मैं चाहूंगा आप दर्शकों को एडवाइजरी भी दिखाइएगा कि उसमें कहा कि एटमोस्ट प्रिकॉशंस लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस हमें फोन कर लीजिए इस पे। तो एक हेल्पलाइन से क्या हो जाएगा? बंकरों में रहिए आप और काम वाम मिलेगा नहीं, अब जिस तरीके के हालात है। और 150 मिसाइलें कल रात में छोड़ दी एक तरीके से। तो बेसिकली क्या है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार करके, और मोदी जी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। एक एडवाइजरी से क्या होगा? या तो उनका इवैक्यूएशन का प्लान बनाइए, और वो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने यूनिलेटरली उनके ऊपर अटैक किया, और वो सॉरी इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और ईरान रह रह करके जिस तरीके से उन पर हमला कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं देखिए, ईरानी जो लोग, वहां के इजराइल के जो लोग हैं ना, उनके तो बंकर्स और सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, सब कुछ है उनका। जो हमारे श्रमिक गए हैं उनका तो कुछ भी नहीं है। वो तो काम करेंगे तो कुछ खाएंगे, नहीं तो छुट्टी। ऐसी सूरत में उनको अपने हाल पर छोड़ देगा। और कमाल देखिए, ना तो उनको भेजने वाली भारत सरकार, ना राज्य सरकारें, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े विज्ञापन भी छाप करके एक तरीके से उस समय इनको एक बाहर भेजने का एक तरीके से वो किया था,
वो सारे के सारे चुप हैं और मीडिया इस सवाल को उठा ही नहीं रहा कि जो इजराइल में भारत के श्रमिक भेजे गए थे, जो तमाम दूसरे लोग हैं। देखिए, इजराइल के अंदर करीब करीब 85,000 तो भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं, तो वो तो वहां पे रहते हैं, तो उसकी तो कोई बात नहीं। उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका तो अपनी सारी व्यवस्था है, जो लगातार मारे रहे सालों से। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको निकालने की तो कोई चर्चा तो हो कम से कम, क्योंकि अब तो ये फुल ब्लॉन वॉर है एक तरीके से, और कोई भी मध्यस्थता करने की भी वो स्थिति अभी है नहीं, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से अटैक किया और ईरान जिस तरीके से उसको रिटेलिएट कर रहा है, तो हमारी सरकार तो खाली हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और हालत ये है कि जो वहां पर यूएन में प्रस्ताव भी आते हैं सीज फायर के, उसमें भी भारत एब्सटेन कर जाता है, अपनी सारी परंपरा, अपनी सारी विरासत को छोड़ते हुए। तो ना तो आपको ये पता है कि उन श्रमिकों का क्या किया जाए, ना आपको फिलिस्तीन और इजराइल के उस मामले में कल तक आप क्या कहते थे, आज आप क्या कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विदेश नीति डावाडोल है, कोई दूरदृष्टि किस तरीके की नहीं है। और 74 से लेकर के आज तक की जो हमारी पॉलिसी चली आ रही थी 51 साल की, उसको भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। भगवान जाने के ये जयशंकर और मोदी की जोड़ी क्या सोचती है और क्या करने का इनका इरादा है। इरादे का तो पता नहीं, हर बार ऐसी ही परिस्थिति क्यों बनती है, हर बार आम आदमी ही क्यों फंसता है। अपने जो विदेश नीति है, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और वहां पर युद्ध रुकवा करके सबको निकाला जा रहा था, तो आखिर इजराइल से युद्ध रुकवाने में क्या दिक्कत आ रही है, ईरान से थोड़ी देर की मोहलत मांग लेने की क्या समस्या है। क्या सरकार चाहती नहीं है इन लोगों, इन श्रमिकों को निकाल करके लाना? नहीं नहीं रामप्रकाश जी, असली बात क्या है कि हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स ढूंढना, चुनावी लाभ ढूंढना, ये हमारी सरकार की नीति हो गई है कि कोई राज्य का चुनाव हो तो सारे एक्शन दिखाइए, पूरा एक्शन में प्रधानमंत्री को दिखाइए, तमाम सिस्टम को एक्शन में दिखाइए। और अब हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है तो शांत बैठे रहिए, उसकी कोई चर्चा भी मत होने दीजिए। और जो मीडिया है वो आपको पता है कंप्लीटली बंदी है, वो इन सवालों को उठाएगा ही नहीं। 2 दिन से पूरे चैनल आपके सामने क्या चला रहे हैं। इजराइल ने ईरान के ऊपर ध्वस्त कर दिया, उनके 4 टॉप अधिकारी मार दिए, 20 कमांडर मार दिए, ये मार दिया, वो मार दिया। जहां वहां जो अपने लोग फंसे हुए हैं, जो श्रमिक जो आपने भेजे थे, जिनको बड़े बड़े सपने दिखा करके, उनका विचारों का क्या होगा। और आपको ध्यान होगा जब इनको भेजा जा रहा था पिछले साल और उससे पहले, तो लगातार ट्रेड यूनियंस ने इसका विरोध किया था कि एक वार टाउन कंट्रीज के अंदर आप उनको भेज रहे हैं, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। और ये चीज आपको अगर ध्यान हो, जो कामगारों को जो भेजा गया वहां पे, उनको ना तो किस तरह की बीमे की सुविधा है, ना कोई मेडिकल कवरेज है, ना उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी है उस क्लॉज में, अपॉइंटमेंट के क्लॉज में। तो आपने किसी इनको भेड़ बकरियां है, किसी इनको कटने के लिए भेज दिया, और इस पर तमाम आपत्ति की गई थी। लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान कौन दिलाएगा, वो काम मीडिया का है। मीडिया अपने ढोलक बजा रहा है, उसने उस पर ये कर दिया, उसने उस पर ये कर दिया, नेतन्याहू ने ये कर दिया। हकीकत जो है वो ये है कि असली मुद्दे जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी जो विदेश नीति से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारी सरकार की जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनको नहीं छेड़ना, बस हकीकत ये है। और उसी के कारण आज आप यहाँ खड़े। मैं इजराइल और ईरान पर आता हूं, पहले उसको, इसके पहले एक चीज और समझ लीजिए सर। आजकल भारत ने एक जो नई नीति अपना रखी है कि जब भी वोटिंग होती है किसी भी मामले को लेकर के यूएन में और वैश्विक स्तर पर, तो वो अपने आप को किनारे कर लेते हैं। आप किसी के साथ भी कहीं भी स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक लगातार। और एक बार फिर से खबर आ रही है कि भारत यूएन में वोटिंग से उसने दूरी बनाई, भाग खड़ा हुआ वहां से। 12 जून को हुआ ना राम प्रकाश जी ये, और इतिहास की सबसे शर्मनाक और कायरतापूर्ण घटना है। देखिए, पिछले जो साल जो हमास ने जो अटैक किया था, आतंकी संगठन है, उसके साथ आपको जो करना है करिए, लेकिन हर फिलिस्तीनी तो हमास का आतंकवादी नहीं है ना, इतना तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। आपने वहां पर अब तक 60,000 लोगों का नरसंहार कर दिया है, इसराइल ने 60,000 लोगों को, और फिलिस्तीन का नाम नक्शे से मिटाने की कोशिश उसकी लगातार है। आप तमाम कारणों से, जिसमें पेगासस भी एक हो सकता है और तमाम चीजें हो सकती हैं, उसके कारण ना तो उनके साथ खड़े हो पा रहे हैं, इसराइल के साथ खड़े हो ही नहीं सकते नैतिक आधार पर, क्योंकि आपकी पॉलिसी नहीं, और ना फिलिस्तीन का नाम ले पा रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि आप जो है उनका जो युद्ध विराम की जो बात है, किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में युद्ध विराम हो रहा हो, उसका तो विरोध कौन करेगा, उसमें तो आपको समर्थन ही समर्थन करना चाहिए। भारत तो हमेशा शांतिपूर्ण देश रहा है, उसके बावजूद शांतिप्रिय देश रहा है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से एब्सटेन करना, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट मदद है। हालांकि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ करने से नहीं करने से आजकल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इजराइल उसकी सुन रहा है, ना अमेरिका उसकी सुनता है, ना रशिया उसकी सुनता है, यूक्रेन तक उसकी नहीं सुनते हैं, ना वो सुनाने की स्थिति में रहा है। उसके बावजूद भी जो विदेश नीति है राम प्रकाश जी, वो एक नैतिकता के आधार पर चलती है, एक निरंतरता के आधार पर चलती है। और एक भारत जैसा बड़ा देश, एक सॉवरन कंट्री, किसी देश के साथ अपने संबंधों को
किन्हीं व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण, वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकता, ना बदला करते हैं। इसके बावजूद भी जिस तरीके से 12 जून को एब्सटेन किया भारत ने, तो एक ये मानिए आप कि मॉरली एक बहुत ही खराब चीज थी। फिलिस्तीन को अगर आप ध्यान करें 1974 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ जिसको हम बोलते थे, उसको सबसे पहले रिकग्निशन किसने दी थी? भारत पहला गैर अरब कंट्री था। उसके बावजूद जो जो क्या नाम है 1988 के अंदर उनको हमने एक फिलिस्तीनी राज्य का आपको याद होगा उसको हमने मान्यता दी, भारत ने दी, क्योंकि फिलिस्तीन को हम एक अलग देश के रूप में, यासर अराफात का आपको ध्यान होगा किस तरीके से निर्गुट देशों के सम्मेलन में इंदिरा जी ने उनको बुलाया था। उस सारी परंपरा को छोड़ते हुए आज आप एकाएक ना तो फिलिस्तीन का नाम ले पा रहे हैं, आपके कुछ सांसद बोलते हैं इधर उधर जब वहां होते हैं, तो यहां आने के बाद फिर वही स्थिति। और जयशंकर जैसा कैरियर डिप्लोमेट विदेश मंत्री होने के बावजूद आप देखिए ना, आप वेस्ट को भी तो पूरा खुश नहीं कर पा रहे ना। अगर आप ऐसे ही आपको ये करना है तो फिर तो आप उसके उस विरोध ही कर देते। ना तो आप उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और ना उसके समर्थन में खड़े, आप एब्सटेन कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये जो पूरे का पूरा पॉलिसी जिस तरीके से बनाई गई है फॉरेन पॉलिसी, ये अपने आप में डैमेनिंग है और भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि हमारी क्या परंपरा रही है, क्या विरासत रही है इस पूरे मसले को लेकर के, और किस तरीके से मोदी सरकार ने एकदम अपने आप को उससे अलग कर लिया है। ये चीज अपने आप में बहुत चिंताजनक है। पूरी दुनिया में इसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उससे कि भारत सरकार किस दबाव के कारण, पेगासस का आपको ध्यान होगा, पेगासस इजराइल से आने की बात थी, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, किसी ने हाँ नहीं करी, लेकिन तमाम जगह पर यह चीज आई कि पेगासस का इंटरेस्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण नेतन्याहू के साथ आपका है या कुछ और है। और 2 दिन पहले आपको याद हो जब ये इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया यूनिलेटरली, उसके बाद भी नेतन्याहू ने पहले मोदी से बात भी की है, उसके बाद अटैक करने के बाद। तो ये तब भी कह सकते थे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के तमाम चीजों, ऐसा तो कुछ भी नहीं आया ना, कोई इवैक्यूएशन प्लान आपने बताई, विदेश मंत्रालय पूरे तरीके से चुप है। तो बेसिकली ना तो आप ओपनली इजराइल के साथ खड़े हो पा रहे हैं और ना फिलिस्तीन के साथ खड़े हो पा रहे हैं। हमास तो एक आतंकी संगठन है, उसको लेकर के उसका जो होना है वो करिए, लेकिन आम फिलिस्तीनी तो बेचारा आतंकी नहीं है ना। उनके बच्चों को जिस तरीके से तड़पा तड़पा के आप मार रहे हैं, भुखमरी की शिकार है पूरी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उसका क्या, उसकी कोई जवाबदेही होगी? इट्स काइंड ऑफ ए वार क्राइम। ये नरसंहार कर रहे हैं नेतन्याहू और मोदी बोल नहीं पा रहे उसको लेकर के, और पूरा राइट विंग लहलोट है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उनको तो उसमें इंसानियत का कहीं पुट नहीं है। वो धर्म के आधार पर जिस तरीके की नफरत का वो है, वो सारा किया जा रहा है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है सर कि ये चीजें चलेंगी कैसे? आपकी एक और चीज है सर जो बार बार आप एक चीज पर जोर देते हैं कि जयशंकर जैसा डिप्लोमेट जो है वो विदेश मंत्री है। सर क्या ये इसको भारत के लिए एक अभिशाप मान लिया जाए कि जयशंकर जैसा आदमी विदेश मंत्री है? नहीं, देखिए मोदी जी की सरकार के अंदर आप प्रकाश जी एक बात माननी पड़ेगी आपको, यहाँ कोई मंत्री नहीं, यहाँ पर जो कुछ है वो मोदी जी के एंड पर है, हाईएस्ट लेवल पर चीजें डिसाइड होती है। ये तो केवल छोटे मोटे चेहरे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, क्या फैसला करते हैं बताइए आप? केवल इस सरकार में एक मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों के अलावा यहाँ कौन मंत्री, कौन सी नीति, कोई मतलब नहीं है उसका। जो कुछ ऊपर से आता है वही नीचे तक सारे का सारा चलता है। ये पिछले 11 साल की हकीकत है, कोई इसको स्वीकार करे या ना करे। और फॉरेन पॉलिसी हमेशा निरंतरता में होती है। फिर मैं कह रहा हूं, किसी लीडर के आने से, किसी सरकार के पलट जाने से कभी भी आपकी नीति किसी देश के प्रति, मित्र देश के प्रति या शत्रु देश के प्रति नहीं बदला करती। समय के साथ वो इवॉल्व होती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। नेहरू से आपकी नफरत हो सकती है, कांग्रेस से आपकी नफरत हो सकती है, लेकिन एक निरंतरता की नीति 74 से जो चली आ रही है फिलिस्तीन को लेकर के, उसको आप आउटराइटली टर्नओवर करके रातों रात, और कैसे आप खड़े हो सकते हैं? साफ साफ मतलब है कि आप कहीं ना कहीं तेल अवीव के सामने नंबर 1, या नेतन्याहू के सामने, या इनडायरेक्टली कहे तो ट्रंप के सामने कहीं झुक तो नहीं गए हैं। इसका तो मतलब यही है कि जो यूएन का रिजोल्यूशन था, कोई आदमी सीज फायर का, कोई देश सीज फायर का भी वो कैसे कर सकता है, विरोध कैसे कर सकता है, एब्सटेन कैसे कर सकता है? भारत को तो उस तरह का प्रस्ताव आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई वहां बहुत ज्यादती हो रही है, भारत को तो लीड लेनी चाहिए उस मामले में, और भारत उससे एब्सटेन कर रहा है। तो ये आपने कभी सुना था कि ये कौन सी विदेश नीति? ये केवल और जी, ट्रंप साहब तो खुल करके धमकी दे रहे हैं इजराइल के लिए ईरान को। वो तो साफ साफ इजराइल के फेवर में ईरान को धमका रहे हैं कि तुम डील कर लो, नहीं तो इजराइल के पास जो है वो ज्यादा भयानक हथियार हैं इत्यादि। अब ऐसे मामले में क्या मोदी जी उनके अगेंस्ट जा पाएंगे? ईरान के लिए वो कुछ शब्द बोल पाएंगे? और दूसरा एक चीज और, हम सीज फायर में जिस तरीके से बेइज्जती हुई है हमारी, और आज दुनिया में जिस तरीके से वो ढोल फटा हुआ है, क्या हम इस स्थिति में हैं कि इजराइल जैसे देश को कह पाए कि भाई
2 घंटे का समय दो, हम अपने भारतीयों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं और इजराइल हमारी बात मान लेगा, ईरान हमारी बात मान लेगा। क्या हम इस स्थिति में हैं? राम प्रकाश जी, वो स्थिति चली गई, वो घटना ही बीत गई जब अपने इजराइल ने यूनिलेटरली अटैक कर दिया उनके ऊपर, और उसके बावजूद ईरान ने जिस तरीके से उसको रिटेलिएट किया है, उसके बाद तो ये स्थिति अब बहुत ज्यादा विकराल होने वाली है। इसमें किसी की रिक्वेस्ट चलेगी ही नहीं। आप मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो मैं कैसे ये उसको वो नहीं करूंगा, रिटेलिएशन नहीं करूंगा। वो तो आपको फोर्स ही करना चाहिए था। ट्रंप आप देखिए 4-5 दिन पहले से कह रहे थे कि इजराइल बड़ा हमला करने की तैयारी में। तो एक अवेयर नेशन के तौर पर, एक आप अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहते हैं, तो आपको भी उस सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई क्या है और हम क्या करेक्टिव मेजर्स उठा सकते हैं अपने सिटीजन्स को लेकर के। तो आपका तो वो ध्यान ही नहीं था। और जो नेतन्याहू जो ट्रंप की बात नहीं मान रहे शुरू से लेकर अब तक, जिन्होंने कभी बाइडेन की बात नहीं मानी, वो मोदी जी की क्या बात मानेंगे। और आज की तारीख में तो हालत ये है कि इसराइल के लिए सर्वाइवल का सवाल खड़ा ना हो जाए। छोटा देश है, 16-17 हजार स्क्वायर किलोमीटर का सारा एरिया है। ईरान जैसे बड़े देश जो उससे 80 गुना बड़ा है, 800 गुना बड़ा है, उससे आप पंगा ले रहे हो, तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है। इसराइल के पास जिस तरीके की मिसाइलें हैं, जिस तरीके से रात को उन्होंने आपके आयरन डोम को भी वो किया है, तो आने वाला समय इन दोनों देशों को छोड़ दीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है जो ये जो चीज छेड़खानी की है। और अल्टीमेटली इस तरह के हालात है कि अगर अमेरिका ने ज्यादा उछल कूद मचाई, जो ट्रंप जिसके माहिर है, तो अभी तक तो वो यूज कर रहे हैं इसराइल को ईरान के खिलाफ अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इसको वर्ल्ड वार में चेंज होने में कितनी देर लगेगी, ये भी सोचने की जरूरत है। पूरी की पूरी परिस्थितियां आज वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरीके से इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और सारे का सारा राइट विंग जिस तरीके से लहलोट है, उनकी बेसिकली समझ नहीं है इन इश्यूज को लेकर के। उनको तो केवल ट्रोलिंग करनी है, अपने 2 रुपए की, अपना काम खत्म हो गया। लेकिन देश की विदेश नीति का जो हाल हो गया है, और आप देखिए मोदी जी अब जा रहे 3 देशों में, अभी कनाडा में G7 में, उससे पहले किसी एक देश में, फिर उसके बाद एक देश में, तो उनका वर्ल्ड टूर का पैकेज फिर शुरू हो गया है। जो यूक्रेन के साथ रशिया के जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी हम एक बार रशिया पहुंच गए थे, फिर यूक्रेन पहुंच गए थे, ना घर के रहे ना घाट के। यहां भी तो वही स्थिति होगी आपकी, ना फिलिस्तीन के साथ दिख रहे आप, ना नेतन्याहू के साथ ओपनली दिख नहीं सकते। केवल एक बयान आता है कि नेतन्याहू से मेरी बात हुई फोन पे। क्या बात हुई? आप तो शांति के पुरोधा है, आप तो वहां जाकर भी ये कह रहे थे कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, ठीक बात है, लेकिन आप सीज फायर के प्रस्ताव पे अब्सटेन कर जाते हैं। तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? तो बेसिकली सारे का सारा मामला, जो मैं आपको इतने सालों से एक बात कहा करता कि देखिए रामप्रकाश जी, जो ये ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स की जो इंडिविजुअल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज आप किसी भी इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर देख लीजिए, आपकी क्या स्टैंडिंग है। आपके जो दोस्त थे वो दोस्त नहीं रहे, जो दोस्त थे, और राहुल गांधी ने समय रहते ये कहा कि पाकिस्तान और चाइना को आप इकट्ठा मत होने दीजिए, आप ये बात कर रहे हैं। आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान केवल चेहरा था, बाकी सारा खेल रशिया अपने चाइना कर रहा था। इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे, फिर भी वही रैलियां रोड शो करते फिर रहे, अपने अंदर नहीं झांक रहे। ये सारी चीजें बेसिकली ये होना ही था। आज यूरोप के अंदर आप खड़े होकर कह रहे हैं, आपने देखा होगा कल जिस तरीके से इंटरव्यू दिया फ्रांस के एक अखबार को, अपने जयशंकर साहब कहते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है और हम उसकी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। तो रशिया को जब जरूरत पड़ी तब तो आप खड़े नहीं हुए, तब तो आप सस्ता तेल उद्योगपति साथियों को दिलवा के उसमें मुनाफा कमाते रहे, करोड़ों अरबों आखिर, देश की जनता को 1 रुपए का लाभ नहीं। और जब अब रशिया ने ये आपके साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया, बताइए कहां था रशिया? जो रशिया 1970 से लेकर के अब तक हर मौके बेमौके पे आपके साथ खड़ा रहा है, यूएन से लेकर हर जगह, आपने उसके साथ क्या किया? और उसका परिणाम ये है कि आज पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में, पूरी आप देखेंगे तो इंडिया आइसोलेटेड है, जब आतंक का शिकार होने के बावजूद, और पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र होने के बावजूद, आतंक के प्रायोजक राष्ट्र होने के बावजूद, वो सबका प्रिय बना उतर रहा है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इनके जो आर्मी चीफ है वहां पे अमेरिका के अंदर, उनके आर्मी डे फंक्शन के चीफ वो गेस्ट है उसके अंदर। अब आप बताइए पाकिस्तान की इतनी औकात कब थी? ये कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट लाइन्स है, जो आपको विदेश नीति की समझ नहीं थी, जो पॉलिसीज की समझ ना होने के कारण अपने ऊपर केंद्रित कर लिया कि मोदी मोदी और सिर्फ मोदी, भारत पीछे। ये आत्ममुग्धता और नीतियों की जानकारी का अभाव, इन सारी चीजों ने स्थिति एक बार फिर बिगाड़ करके रख दी है। एक बार फिर हालात वही दिख रहे हैं, नरेंद्र फिर से सरेंडर। नहीं रामप्रकाश जी, देखिए नरेंद्र फिर से सरेंडर का सवाल तो पॉलिटिकल बात है, वो कहे, लेकिन सारे मुसलों पे अगर आप देखेंगे तो भारत जो अपराइट होकर हर मुद्दे पर वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने अपनी बात रखता था, अपना पक्ष रखता था, और वो पक्ष आमतौर पर स्वीकार्य पक्ष होता था, जो जिसमें इधर ना उधर, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं
कि ना लेफ्ट ना राइट, स्ट्रेट। भारत की विदेश नीति हमेशा स्ट्रेट रही है और उसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। आपने जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड था आपका जनरेशंस का, उसको छोड़ करके वेस्ट के पिछलगू बनने के चक्कर में ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ट्रंप ने 13 बार ये कह दिया राम प्रकाश जी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम मैंने कराया है, और उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ट्रंप से किस बात का वो हमें क्या उसका जवाब नहीं दे सकते? और इस बात की क्या गारंटी है कि मोदी जी G7 में जाएंगे और ट्रंप उनके मुंह पे ये बात नहीं बोलेंगे? फिर क्या करेंगे आप? तो आपने बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को फुटबॉल बना लिया अपनी सुविधा के हिसाब से। उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में आप एक देश का नाम बताइए जो आपके साथ खड़ा, एक का नाम बताइए। यह स्थिति कभी भारत की हुई है क्या 47 से लेकर आज तक? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वही होगा जो सत्ता में है। आप केवल इन चीजों के सवाल देखिए कि आपने किन हालात में सीज फायर किया, और आपसे पहले भारत पाकिस्तान का सीज फायर और ट्रंप उसकी घोषणा कर रहे हैं, विदेश मंत्री रूबियो उसकी घोषणा कर रहे हैं, और भारत उसकी घोषणा आखिर में कर रहा है। क्यों? भारतीय सेना जब पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रही थी तब आपने सीज फायर क्यों किया? जवाब है कोई? वहां पे जो पहलगाम के आतंकी हैं कहां है? वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? है कोई जवाब? वो वहां तक कैसे पहुंचे? सुरक्षा क्यों नहीं थी? खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? सारे के सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं, किसी चीज का जवाब नहीं है। और आपने हवाई दुर्घटना का जिक्र किया। हवाई दुर्घटना में अपने अमित शाह जी ने क्या कह दिया कि दुर्घटनाएं तो होती रहती है। अरे दुर्घटना कैसे होगी भाई? इतनी बड़ी दुर्घटना आप इंटरनेशनली भारत की सिविल एविएशन की आज की आप सोचिए पूरी दुनिया में हमारी क्या साख बची। इस तरीके से एयरक्राफ्ट गिरते हैं क्या? और आपने कितने धीरे से कह दिया कि दुर्घटनाएं तो होती रहती है। फिर तो किसी मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ स्पष्ट चलता रहेगा। जो चीजें भारत सरकार को अभी तक अंदर खाने में जाकर के चीजें बताने की कोशिश करनी चाहिए, उसको आप ये कह करके सामान्य प्रक्रिया बता रहे, एक तरीके से पल्ला ही झाड़ रहे। फिर आपकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स कहाँ है? ओवरसाइट कहाँ है? डीजीसीए क्या करता है? एविएशन अथॉरिटीज क्या करती है? इन सारे सवालों के जवाब आपने ये कह दिया कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। तो ये एक तरीके की आप समझिए इस बात को कि संवेदनहीनता है। और इस मामले में केवल भारतीय नहीं, इसमें ब्रिटिश नागरिक भी मरे हैं, पोर्टुगीज भी मरे हैं। ये एक इंटरनेशनल एक्सीडेंट है, ये इस तरीके का नहीं, इसकी रेमिफिकेशंस इंटरनेशनल है। तो आप उसमें बोइंग की गलती है तो बोइंग की, और जिसकी भी गलती है उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कराने की कोशिश कीजिए। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में सारी चीजें हैं, उसकी फटाफट जांच शुरू कराइए। और जनता के सामने हालत ये है कि अभी तक टोटल डेड की 48 घंटे से ऊपर समय हो गया एक्सीडेंट को, अब तक टोटल डेथ कितनी हुई है ग्राउंड पे उसकी भी संख्या नहीं बताई गई है। जबकि मोदी का अहमदाबाद है, अमित शाह का अहमदाबाद है, ग्राउंड पे कितनी मौतें हुई हैं? एयरक्राफ्ट पे 242 थे, एक बचे, 241 चले गए। ग्राउंड पे कितनी डेथ्स हैं? कोई जवाब आया आपके पास? अब तक ये किस तरह की सरकार है भाई? सरकार को संवेदनहीन होने की बजाय संवेदनशील होने की जरूरत है, और भारतीयों को भारतीयों के तरीके से देखना जरूरी है। केवल चुनावी ऑब्जेक्ट बना करके न रखें भारत को और भारतवासियों को। जिस तरीके से इजराइल में स्थिति हो रही है, ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, उसके बाद ये जरूरी है कि वहां से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उसके लिए उचित कदम उठाए जाए बजाय सरेंडर करने के। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।